नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन कोर्स में। साथियों, अलंकार हम पूरा पढ़ चुके इससे पहले की वीडियो में, और शब्द साधन में बीच में कुछ टॉपिक छूटे हुए थे तो उनको मैं लेकर के आ रहा हूं। खासतौर पर एक टॉपिक आपके पास, जैसे कि आप देख रहे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत उपयोगी टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप ये मान के चलेंगे जेईई की परीक्षा हो या पटवारी की परीक्षा तो खैर चली गई है, वीडियो वीपीडीओ के एग्जाम हो या उत्तराखंड दरोगा का एग्जाम हो, इस टॉपिक से एक सवाल तो 101% आना है। जेईई में 3 या 4 सवाल ऐसे आ सकते हैं। तो ये टॉपिक बेसिकली याद करने का है, आपको इसको याद करना है, इसलिए मैं आपको पहले इसको पढ़ा देना चाहता हूं। और इसमें जो शब्द आपको मैं मार्क करके दे रहा हूं ना, अंडरलाइन करके, प्लीज उन शब्दों को जरूर याद करके जाना एग्जाम में, क्योंकि इसकी मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा और इतने शब्द कम से कम आपको पढ़ के जाने चाहिए। जो शब्द आपको मैं मार्क करके दे रहा हूं वो बहुत उपयोगी शब्द आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। मैं एक और पीडीएफ देखता हूँ, शायद से आपके पास कोई कलर्ड पीडीएफ इसका पड़ा हो, इसमें वो खोले तो ज्यादा अच्छे से आपको शब्द दिखे। शायद चेक करते हैं, मिले अगर तो मच बेटर, ठीक से फिर हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। देखते हैं एक बार। नहीं, ये तो पेपर है। हाँ यार, रखा तो था कहीं एक पेपर। ये तो विलोम शब्द वाला पीडीएफ आ गया है, इसको भी छोड़ो। नंबर 5 वाले में क्या था? अच्छा, ये भी कोई पेपर था, पेपर ही था भी शायद। हाँ, ये भी कोई पेपर था। नंबर 2 वाले में क्या है? इसमें आपका अनेकार्थी है, ये तो शायद करा दिया मैंने। विपरीतार्थी है, पर्यायवाची है, ये तो हम कर चुके हैं शायद, है ना। इस पीडीएफ को हम पूरा पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, ये पूरा हो चुका है। ये रहा आपके पास, इसमें आप ठीक देख पाएंगे। इसको देखिए, ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस पूरे पीपीटी को देखना ठीक से, है ना। यहां पर आपको अच्छा दिख जाएगा। हमारा विषय है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े खास तरीके से आपको समझना है और खास तरीके से आपको इस टॉपिक को देखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, देखिए आप समझते हैं कि भाई 2 या 2 से अधिक शब्दों का ऐसा समूह हो जिसमें एक निश्चित उद्देश्य और एक विधेय हो, सॉरी, जिसमें एक निश्चित उद्देश्य और विधेय ना हो, उसको वाक्यांश बोलते हैं। उद्देश्य का मतलब कर्ता, विधेय का मतलब क्रिया। यानी आप कह सकते हैं कि भाई 2 या 2 से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसमें कर्ता और क्रिया ना हो, उसको वाक्यांश कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि शब्द समूह का ऐसा सार्थक विन्यास जिसे किसी वाक्य के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है, वाक्यांश कहलाता है। मतलब जिसका प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, बल्कि जिसे आप किसी वाक्य के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको वाक्यांश कहा जाता है। हिंदी भाषा में ऐसे सभी वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे आप या जिन्हें आप वाक्यांशों का प्रतिनिधि मान सकते हैं। मेरी बात को समझे, देखो फिर समझना मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि भाई शब्दों का एक ऐसा समूह या एक ऐसा सार्थक विन्यास जिसमें या जिसको आप एक सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल ना करके, जिसको वाक्य के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, वाक्यांश कहलाता है। मतलब एक स्वतंत्र वाक्य के तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक वाक्य के अंग के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, उसको वाक्यांश कहा जाता है। हिंदी भाषा में ऐसे सभी वाक्यांशों के स्थान पर आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसे वाक्यों का प्रतिनिधि कहा जाता है, इसलिए ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है वाक्यांश के लिए एक शब्द। और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी भाषा का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कुछ टॉपिक आपको इतने महत्वपूर्ण याद करने पड़ेंगे, कुछ शब्द, कुछ सवाल आपको इतने महत्वपूर्ण याद करने पड़ेंगे। आइए चलते हैं इसकी तरफ को, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो परीक्षा में सवाल क्या आता है, सीधा माना एक लाइन ऐसी लिखी होगी, आपको उसके आगे शब्द चूज करना है। तो मैं जिन शब्दों को यहां मार्क कर रहा हूं ना, उनको भैया आप जरूर याद करना है ना, जिनको मैं मार्क करके पढ़ूंगा उनको जरूर याद करना। देखिए पहला ही सेंटेंस लिखा है, हर काम को देर से करने वाला। अब बहुत लोग बोल देंगे वो तो आलसी होता है जो हर काम को देर से करता है। आलसी नहीं होता है। हर काम को देर से करने का मतलब टालने वाला, कह रहे अरे यार आज क्या पढ़ना है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, नरसों पढ़ लेंगे, तब तक परीक्षा आ जाती है,
वो आदमी पढ़ ही नहीं पाता है। ऐसे आदमी को बोलते हैं दीर्घ सूत्री। इस बात को गांठ बांध लो, जो हर काम को टालता है ना, आगे आगे आगे, वो दीर्घ सूत्री होता, आलसी नहीं होता है। गांठ बांध लेना इस बात को। एक शब्द। दूसरा, जो डर के बल पर चलता हो, मतलब ऐसा आदमी अगर डंडा उठाए ना, पढ़ता नहीं है, सिर फोड़ दूंगा तब तो पढ़ेगा, डंडा नीचे रखा तो हंसने लग जाएगा। मतलब जो व्यक्ति डर के बल पर चलता है उसको डरपोक नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं डरग। एक शब्द क्या लिखा है? डरग। याद रखना, डरग का मतलब है जो आदमी डर के बल पर चलता हो, या जो डर के बूते पर कोई काम कर सकता है, या जो डर के बल पर चलने वाला हो, उसको डरग आप कहेंगे। इस शब्द को जरूर याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण है पहली वर्षा का पानी। इंपॉर्टेंट है पहली वर्षा। कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि भाई आहा फर्स्ट रेन है सीजन की, चलो मसूरी घूमे आते हैं, चलो मैगी पॉइंट घूमे आते हैं। अरे भैया, पहली वर्षा का पानी उसको क्या बोलते हैं याद भी तो रखो, उसे कहते हैं नवोदक। एक शब्द लिख रहा हूं, नवोदक उसको बोलते हैं। नवोदक का मतलब पहली वर्षा का पानी, है ना। सीजन की जो पहली वर्षा होती है उसको नवोदक। आजकल तो इतनी सारी वर्षा हो रही है कि बेचारे दुकानदार भी कंफ्यूज हो रखे हैं, एसी बेचे कि छतरी बेचे, समझ नहीं आ रहा है। सीजन गर्मी का है, हो बरसात रही है ना। तो ऐसी बरसात में जो मतलब जब वर्षा काल आएगा, तो वर्षा काल की जो पहली वर्षा होती है, या माना जब शीतकाल आएगा तो शीतकाल की जो पहली वर्षा होती है ना, वो है नवोदक। और नवोदक का अपना एक अलग ही मजा है ना। तीन हो गए लगातार, तीन याद करने। अच्छा, तीसरा, अगर इसके बाद जो इसमें से आपको शब्द याद करना है, मैं बता रहा हूं, आगे चलते। इसके बाद सीधा आना आपको यहां पर। देखो एक शब्द मैंने लिखा, यहां देखना, वह लड़की जिसका विवाह होने को है। इसके बीच वाले आप सारे के सारे छोड़ सकते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं मार्क कर रहा हूं वो देखना। लिखा है कि वह लड़की जिसका विवाह होने को है। होने को है का मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ है, जो अनमैरिड है, जिस लड़की की शादी नहीं हो रखी है, उसको क्या बोलेंगे? सुसरी। सुसरी फुसरी कुछ नहीं बोलना। एक शब्द उसके लिए लिखा है सौभाग्य कांक्षणी। इसको याद कर लो। सौभाग्य कांक्षणी का मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ। अच्छा, जिसका विवाह हो गया वो तो सौभाग्यवती होती है ना, सौभाग्यवती जो शादीशुदा होती है। सौभाग्य कांक्षणी का मतलब इसकी अभी शादी नहीं हो रखी है ना। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं, है ना। जिसकी शादी होने को है या जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके लिए शब्द होगा सौभाग्य कांक्षणी। इसलिए शब्द को याद करना आपके लिए जरूरी है। एक और शब्द है जिसकी पत्नी मर गई हो। अब पत्नी किसी पुरुष की होगी ना भाई, जिसकी पत्नी मर गई हो, एक शब्द इंपॉर्टेंट उसके लिए, उसको कहते हैं विधुर, है ना। ये शब्द कहीं आया भी था। विधुर मतलब होता है एक प्रकार से जिस पुरुष की स्त्री मर जाती है विधुर है, और जिस स्त्री का पति मर जाता है विधवा होती है ना, है ना। तो भाई विधुर शब्द को भी आप याद रखना। विधुर भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। यहां पहले वाले पेज से आपने देखा, मैंने लगभग आपके पास 5 सेंटेंस मार्क किए। इन 5 को याद करके चलना, आप याद पाओगे कि परीक्षा में डेफिनेटली सवाल आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं और आगे के अगर हम चीजों को देखें, इसके बाद आपको क्या क्या चीजें हैं जो याद करनी है, ध्यान रखना। मैं मार्क करते जाऊंगा साथ साथ में, और आप उन्हीं शब्दों को कम से कम पढ़ना जो मैं मार्क करूंगा। यहां पर एक शब्द लिखा है दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा। बड़ा महत्वपूर्ण है यार। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा क्या होती है? उसको बोलते हैं स्पर्धा। माना आप प्लान कर रहे हैं कि यार मैं जो है ना, अभी पिछले परीक्षा में जो टॉपर था मैं उसको पीछे छोड़ दूंगा, दूसरे को मैं टॉप करूंगा। वो एक है ना आपके अंदर आग, ज्वाला, और जब तक वो ज्वाला नहीं है तब तक आप मृत आदमी है भाई, है ना। आप अपने अपने अंदर ज्वाला पैदा करिए ना, स्पर्धा लाइए कि मुझे उसके कितने, उस टॉपर के कितने नंबर थे? 75 थे। मैं बताता हूं उसको 85 ठोक करके अगले पेपर में। ऐसा अगर रुतबा आपके भीतर है ना, तभी आप कुछ कर पाएंगे। आई बात समझ में? तो आपको ध्यान रखना है, स्पर्धा का मतलब है दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा। एक और महत्वपूर्ण शब्द है पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों से प्रेम करने वाली स्त्री, है ना। मतलब एक ऐसी महिला है जिसे कहते हैं पर पुरुष से प्रेम करने वाली। अपने पति से प्रेम नहीं करती, बाकी पूरी दुनिया से प्रेम करती है। उस स्त्री को बोलते हैं परिकिया। क्या बोलते हैं? परिकिया। इसको भी याद रखना। परिकिया का मतलब अपने पति को छोड़ करके बाकी मोहल्ले के लोगों से, मोहल्ले के लड़कों से जो नयन मटक्का करती है, उस स्त्री को या उस पत्नी को बोलते हैं परिकिया। वो परिकिया कहलाती है। शब्द को गांठ बांध लेना, परीक्षा में आएगा, महत्वपूर्ण शब्द है। एक और शब्द है जो कुछ भी करने के लिए निर्णय ना ले सके। मतलब जिसे पता ही ना हो कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, जो कर्तव्य ज्ञान से रहित होता है, जिसको अपना कर्तव्य नहीं पता है। आप धरती पर क्यों आए हो भाई? आपको यही पता? पता नहीं मैंने क्यों जन्म लिया, मुझे क्या करना है? पढ़ना है, वो तरीका, खाना भी खाना है, कपड़े भी पहनने हैं,
जो ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति होता है ना, उसके लिए कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब है कर्तव्य ज्ञान से रहित व्यक्ति। और ये शब्द भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको आप याद कर सकते हैं। बाकी मछली के समान आंखों वाली मीनाक्षी तो बहुत बेसिक शब्द है, ये आपको वैसे भी आता। अच्छा, एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण आपको बताऊं भैया, ये शब्द बहुत आते हैं, जैसे जंगल में लगने वाली आग, आप जानते हैं उसको बोलते हैं दावानल, है ना। या भाई समुद्र या जल में लगने वाली अग्नि को बोलते हैं बड़वाग्नि। और एक और होता है ना, पेट में लगने वाली आग, जो पेट की जलन, जिसको बोलते हैं जठराग्नि। तो तीनों अग्नि याद कर लो आप, है ना। दावानल का मतलब जंगल की आग, बड़वाग्नि का मतलब समुद्र या जल की आग, और जठराग्नि का मतलब पेट की जलन या पेट की अग्नि को आप बोल सकते हैं। इन तीनों चारों शब्दों को आप याद करना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी शब्द है, ठीक है। इसके बाद मैं यहां से सीधा आगे आपको लेकर चल रहा हूं अगले पेज पर। अब अगले पेज में से क्या क्या शब्द है जो आपको याद करने हैं, है ना। जिन शब्दों को आपको, या जिन सेंटेंसों को, जिन वाक्यांशों को आपको याद करना जरूरी है, मैं सिर्फ उन्हीं पर काम करूंगा, बाकी शब्दों को छोड़ देना, बाकी कोई आवश्यकता नहीं याद करने की। देखो, जिसके पास कुछ ना हो, एकदम खाली, उसको बोलते हैं अंकीचन। बोलता है ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं है जेब में, फूटी कौड़ी नहीं है, उसे बोलते हैं ना अंकीचन, है ना। बेसिक है, बेसिक है, लेकिन आता है परीक्षा में, इसलिए मैं कहूंगा इसको एक बार पढ़ के चलिएगा। इसे भैया आप मत भूलना। या जो शत्रु की हत्या करता हो उसे कहते हैं खामोश, शत्रुघ्न, है ना। शत्रु का हंता, शत्रु को मारने वाला शब्द महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। बहुत उपयोगी शब्द है ना, क्योंकि बार बार परीक्षा में आया है, इसलिए इसको याद करना तो भैया बनता है, ठीक है ना। शब्द उपयोगी है, इसलिए इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं, इसमें एक शब्द लिखा है, इसमें स्वयं पैदा होने वाला, स्वयं उत्पन्न होने वाला, उसको कहता है स्वयंभू। ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है, स्वयंभू, है ना। बाकी बीच के शब्द मैं छोड़ दे रहा हूं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो मैं मार्क कर रहा हूं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होने ही चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। स्वयंभू। उसके बाद अगर मैं यहां से आगे चलता हूं और सीधा आगे आता हूं, अब इसके आगे कुछ शब्दों को यहां से आप देख सकते हैं, या कुछ वाक्यांशों को यहां से आप देख सकते हैं। जो यहां से वाक्यांश आ सकते हैं वो कौन कौन से। देखिए, एक तो यहां से आ सकता है किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, ये भी महत्वपूर्ण है, स्टार मार लो। उसे कहते हैं आप अंतर कथा या अंतर कथा। ये शब्द इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी याद रखना है कि अंतर कथा का मतलब क्या होता है, इसे भी आप याद रखना भाई। एक शब्द है जो गहरी नींद में सो रहा हो, ये एक वाक्यांश महत्वपूर्ण है, उसे क्या बोलते हैं, सुषुप्त कहेंगे। इसको भी ये भी याद कर सकते हैं, ये भी सवाल पूछ सकता है। और एक आपके पास शब्द लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण जो सेंटेंस लिखा है, वह कवि जो तत्काल कविता करता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, आशु कवि। आशु कवि का मतलब तुरंत ही कविता बना देता है, अभी आया मंच पे थट से नई कविता बना दी, उसे कहते हैं आप आशु कवि। ये भी एक महत्वपूर्ण है। जो नया आया हुआ हो उसे बोलते हैं नवागंतुक, एक शब्द ये भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, ऐसी स्त्री जिसके बाल सुंदर और लंबे हो, सुंदर और लंबे केशों युक्त स्त्री, उसे बोलते हैं केशिनी। होता ना किसी लड़की के बहुत सुंदर और लंबे बाल होता है, उसको केशिनी बोल सकते हैं आप, है ना, कि भैया वो तो केशिनी है। हाथी को चलाने वाला व्यक्ति, बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते हैं, उसे कहते हैं महावत, है ना, बार बार पूछता है, तो यहां लिखा महावत, इसको भी याद कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण शब्द जो यहां पर है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं। यहां पर एक शब्द बहुत उपयोगी है जो बार बार पूछता है, जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ हो। जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अंत्यज। अच्छा, इसके विपरीत एक शब्द कुलीन होता है ना, कुलीन का मतलब होता है जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो। जो उच्च कुल में पैदा हुआ उसको कुलीन बोलते हैं, जो निम्न कुल में पैदा हुआ उसको अंत्यज बोलते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण है, अगर हम बात करेंगे इस शब्द की, देखिए भैया, किसी चीज को पाने की इच्छा, मुझे कोई चीज हर हाल में पानी है, उसको बोलेंगे लिप्सा। लिप्सा का मतलब पाने की तीव्र इच्छा, मुझे प्राप्त करना है उसको किसी भी हालत में, लिप्सा बोलेंगे उसको, है ना। और जानने की इच्छा तो आप जानते हैं, जिज्ञासा। ये महत्वपूर्ण है। इस पेज से इतने थे। उसके बाद अगर मैं इस पेज पर आता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, बार बार पूछा जाता है, जो संपत्ति पिता से प्राप्त होती है उसको पैतृक बोलते हैं, है ना। इसको तो याद रखना ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसके अलावा बहुत ही उपयोगी मुझे लग रहा है, वह काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो, उसको बोलते हैं चंपू। ऐसी बहुत रचनाएं लिखी है लेखकों ने जिसमें गद्य भी और पद्य भी है, जो चंपू काव्य का उदाहरण है। रामधारी सिंह दिनकर, मेरे ख्याल से खादी के फूल उनकी रचना, अगर मैं सही हूं तो, है ना, शायद से, वो इसका एक उदाहरण है ना। और भी ऐसी बहुत रचनाएं हैं जो चंपू काव्य का उदाहरण है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों एक साथ, मतलब कहानी और कविता का दोनों का एक साथ समावेश, उसको बोलते हैं चंपू काव्य।
इसलिए ये भी शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद कर सकते हैं और उपयोगी शब्द है। ठीक है भाई। एक और शब्द है, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं भैया? ये उपत्यका शब्द है, इसको भी याद रखना, ये भी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी शब्द है। इसके बाद यहां से थोड़ा सा मैं आपको सीधा आगे लेकर के चल रहा हूं और सीधा एक शब्द आपको दिख रहा हूं भैया, जो तैरने का इच्छुक व्यक्ति होता है, जिसको तैरने का बड़ा शौक होता है, उसे बोलते हैं तितिरशु। तितिरशु का मतलब, तितिरशा मतलब तैरने की इच्छा, और तितिरशु मतलब आप समझ रहे हैं जो तैरने की इच्छा रखता हो उसको बोलते हैं। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया जाता है, आप जाते हैं ना कोर्ट में, फिर कहते हैं आप गीता के शपथ लेकर, गीता के शपथ करियर जो कहेंगे वो सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, उसको कहते हैं हलफनामा। हलफनामा का मतलब शपथ के साथ मैंने कोई बयान दिया है, उसको हलफनामा कहेंगे। इसीलिए इसको आपको याद करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछे गए कि रथ पर सवार होकर यात्रा करना क्या कहलाता है, उसको कहते हैं रथचर्या, है ना। और जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाए, मतलब एक ऐसी नायिका है, अगर आपकी प्रेमिका है कोई, आपकी प्रेमिका आपसे मिलने खुद आती है। आमतौर पर क्या होता है, प्रेमिका फोन कर देती है कि मुझे लेने आ जाओ, तो आदमी गाड़ी उठाता उसको लेने चले जाता है। अगर किसी की प्रेमिका ऐसी है जो खुद अपनी प्रेमी को मिलने आ रही है, कह रही है वही रह जा है, मैं तेरे को लेने आ रही हूँ, तो उस प्रेमिका को क्या बोलेंगे? पहले तो उस प्रेमिका को सैल्यूट करो, अपनी प्रेमिका पेट्रोल बचा रही है। उस प्रेमिका को बोलते हैं अभिसारिका। क्या बोलते हैं? अभिसारिका का मतलब है ऐसी प्रेमिका जो अपने प्रेमी से मिलने खुद जाती हो, अपने आप जाती हो। वाह भैया, आधुनिक जमाना जा सकती है, उसे क्या बोलते हैं? अभिसारिका। इसलिए इस शब्द को आप याद करना महत्वपूर्ण है, उपयोगी है ना। नव विवाहित स्त्री, उसको बोलते हैं नवोड़ा। ऐसी लड़की जिसका अभी अभी विवाह हुआ, उसको नवोड़ा बोलेंगे। एक और शब्द है वह स्त्री जिसका पति रात में पराई स्त्री के पास रहकर आया हो। आहा, क्या बात लिखी है। वो कह रहा है कि ऐसी स्त्री जिसका पति एक रात में किसी दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो या उसको प्रेम कर कर आया हो, उस महिला को बोलेंगे बेचारे को खंडिता। खंडिता का मतलब इसको पता ही नहीं, पति कई और जगह खंडिता हो रहा है, उसको बोलेंगे खंडिता। इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है। समस्त संसार को मोहित करने वाली स्त्री, उसे बोलते हैं भुवन मोहिनी। जिसे आप कहते हो ना मिस यूनिवर्स, है ना, वो भुवन मोहिनी है। पूरे संसार को मोहित करने वाली, पूरे संसार में सबसे खूबसूरत वही है, इसलिए भुवन मोहिनी कहते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण जो शब्द है ना, जो स्त्री के वशीभूत हो, ऐसा पुरुष जो हमेशा स्त्री के कब्जे में हो, स्त्री के समान उसका चाल चलन हो, स्त्री के समान उसकी वेशभूषा हो, स्त्री के समान उसका एक प्रकार का हम ही कह सकते हैं रवैया हो, उस पुरुष को बोलते हैं स्त्रैण। क्या बोलते हैं? स्त्रैण। याद रखना है। होता है ना कुछ लड़के जो बिल्कुल अपना बड़ा, लड़का क्या है, शेर है भैया, मुंह धुलना, क्रीम लगाना, सुबह सुबह ऐसे करना। असली मजा तो गर्मियां जब पड़ती है ना, तो फूल वाला छाता लेकर के कुछ लड़के चलते हैं ऐसे करके, तो लड़की है क्या? इतना तनाव अपने चेहरे का, लड़का है, लड़के की तरह रहना, है ना। तो कुछ लोग बिल्कुल जिनका चाल चलन चलते हैं तो वो लड़की की तरह चलते हैं, और बिल्कुल एकदम नाजुक तरीके की लड़की की भांति होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां नाजुक होती है, लेकिन सामान्य स्वभाव से लड़के की तुलना में लड़कियां नाजुक होती है, लड़का थोड़ा कठोर दिल होता है। तो कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो लड़के के समान बर्ताव करते हैं, लड़के के या अपनी स्त्री के वशीभूत, उसके कब्जे में हो गए, जोरों के गुलाम जैसे, उन्हें कहते हैं स्त्रैण, है ना, वो स्त्रैण कहलाता है। इसलिए इन शब्दों को याद करना चाहिए। एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण आपके पास है, जो वाक्यांश आपको याद करना है, वो ये है कि जिस स्त्री का पति प्रदेश में हो, ये पूछा गया पीछे भी, उसे बोलते हैं प्रोषित पति का। ये शब्द महत्वपूर्ण है, जिस स्त्री का पति प्रदेश में हो, इसको भी याद करना बहुत जरूरी है। एक और, अनेक पुरुषों से प्रेम करने वाली स्त्री, मतलब ऐसी स्त्री जिसके बॉयफ्रेंड एक नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दर्जनों होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्त्री नहीं बोलते, उसको कुल्टा बोलते हैं। कुल्टा, कुल्टा मतलब दुराचारणी स्त्री, यार दुराचारणी, वो दुराचारणी है, उसे कहते हैं कुल्टा। इसलिए इसको भी याद करना जरूरी है ना। ये भी आपके महत्वपूर्ण शब्द है। एक और महत्वपूर्ण जो है वो ये है आपके पास में कि भाई किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, अगर आपके पास किसी दूसरे आदमी की वस्तु रखी हुई ना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे थाती। तो इसलिए इसको भी याद करना जरूरी है। थाती शब्द भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। फिर आगे आइए, इसमें से कुछ एक और वाक्यांशों को निकालते हैं जो वाक्यांश हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। उन वाक्यांशों को देखते हैं। देखिए भाई, इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं? इसमें से पहला तो आपके पास हो सकता है जिसका मन किसी काम से हट गया हो, मतलब अगर आपका मन पढ़ने में नहीं लगता, आपका मन पढ़ाई से हट ही गया है ना, इसका मतलब वो वीरत कहला, उसको बोलते हैं वीरत। वीरत मतलब काम से मन हट जाना, किसी काम से मन बुरी तरह हट गया, और वीरत कहलाएगा, है ना।
अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण जो शब्द आपके पास हो सकता है या वाक्यांश वो ये है, भैया प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, कुछ स्त्री होती है ना बड़ा प्यार से बोलती है यार, उसको बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रेमवदा बोलते हैं उसको, प्रेमवदा, बहुत प्यार से जो बात करती है, बहुत इत्मीनान से एकदम, है ना। वह सायकालीन बेला जब पशु चर कर घर की ओर वापस लौटते हैं उसे बोलते हैं गोधूली, इसको भी याद करना है, महत्वपूर्ण है। और सूर्योदय से पूर्व का समय कहलाएगा उषा काल, इसे भी आपको याद रखना चाहिए, है ना। ये शब्द बहुत, एक और महत्वपूर्ण शब्द मैं आपको बता रहा हूं यहां से, एक और महत्वपूर्ण जो शब्द है वो ये है तकावी। यहां लिखा है तकावी, तकावी किसको बोलते हैं, यह लिखा है वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए सरकार देती है उसको बोलते हैं तकावी। माना आपकी राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार किसानों की सहायता के लिए जो भी पैसा देती है, वो चाहे एक प्रकार से ऋण के रूप में हो, किसान का जो ऋण है उसके रूप में हो या मुआवजे के रूप में हो, उस ऋण को आप बोलेंगे क्या, तकावी। तकावी का मतलब राज्य की सहायता जो किसानों को दी जाती है। एक और शब्द महत्वपूर्ण है, गुरु के समीप रहने वाला जो शिष्य है उसको याद रखना, अंतेवासी, उस शब्द को याद रखना, अंतेवासी उसको बोलते हैं। अंतेवासी का मतलब गुरु के समीप जो रहता है ना। और जीवन जीने की इच्छा तो आप सभी को पता है, उसको बोलते हैं जिजीविषा। इस शब्द को देख भी लेना, वर्तनी में बहुत आता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ में आगे अगर मैं बात करता हूं, मैं इसमें लिखा अर्धरात्रि का समय, उसे बोलेंगे आप खेचर, है ना। एक और लिखा है, सॉरी खेचर नहीं, निश्चित बोलेंगे, अर्धरात्रि का समय निश्चित कहलाता है। और आकाश में विचरण करने वाला खेचर वो कहलाता है ना। आधी रात का समय निश्चित, इसको याद रखना भाई। एक और महत्वपूर्ण है, युद्ध की इच्छा रखने वाला व्यक्ति युयुत्सु कहलाता है। और जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको बोलते हैं असूर्यम पश्या, उसे असूर्यम पश्या बोलते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द मैं यहां पर और लिख दे रहा हूं जिनको आपको याद करना है, या जिन्हें आप याद कर लेना अपने सुविधा अनुसार उनको बना सकते हैं। जैसे माना इसमें एक शब्द है, मैं सिर्फ शब्दों को लिख रहा हूं। एक शब्द है खगरास। पूछेगा खगरास का मतलब क्या होता है, खगरास का मतलब ऐसा ग्रहण जो संपूर्ण मंडल को घेरे। सुनना, ऐसा ग्रहण जो संपूर्ण मंडल को घेरे उसे कहते हैं खगरास, याद रखना। एक और शब्द यहां लिख रहा हूं, नेपथ्य। नेपथ्य का मतलब क्या होता है, नेपथ्य का मतलब होता है रंगमंच के पीछे का स्थान, यह वह स्थान जहां रंगकर्मी अपना वेश विन्यास करते हो। मतलब आप ये कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक रामलीला देखते हैं ना, तो जब पात्र आते हैं ना आपके आगे तो मेकअप करके आते हैं ना, तो उनका जो मेकअप रूम होता है ना उसको बोलते हैं नेपथ्य। नेपथ्य का मतलब है रंगकर्मी जहां पर अपना वेश विन्यास करते हैं, उस स्थान को बोलते हैं नेपथ्य, ठीक है। एक और शब्द है इसमें चीवर। चीवर का मतलब बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र, उसको चीवर कहते हैं, है ना। एक और शब्द है इसमें भग्नावशेष, है ना, भग्नावशेष। भग्नावशेष, भग्नावशेष का मतलब है किसी टूटी हुई इमारत का शेष बचा हुआ भाग, किसी टूटी हुई इमारत का शेष बचा हुआ भाग कहलाता है भग्नावशेष। इस शब्द को भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और शब्द जो हमें देखने हैं इसमें जो उपयोगी हो सकते हैं, आपको याद करने पड़ सकते हैं। जैसे माना एक शब्द आता है गवाक्ष, वो कह देगा गवाक्ष का मतलब क्या होता है। गवाक्ष का बेसिक मतलब होता है किसी दीवार में रोशनदान हेतु छोड़ी गई छोटी खिड़की। किसी दीवार में रोशनदान हेतु छोड़ी गई छोटी खिड़की को बोलते हैं गवाक्ष। जैसे मान लो ये आपका घर बना हुआ है ना, कल्पना करिए आपके पास ये आपका घर है ना, ये आपका घर है, मान लीजिए मैंने ऐसे टेम्परेरी टाइप का आपका एक घर बना दिया, उदाहरण के रूप में आपका घर है इस टाइप से, ऐसे कुछ आपका घर बना हुआ है मान लीजिए इस प्रकार का। तो अगर आप इसके दीवार में एक छोटी सी खिड़की छोड़ेंगे तो इस खिड़की को बोलेंगे गवाक्ष। गवाक्ष का मतलब रोशनदान, है ना। इस शब्द को भी आप याद रख सकते हैं, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है ना। तो इस प्रकार से इतने ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो आपको याद करने जरूरी है। बाकी ये पूरी पीडीएफ आपके पास पड़ी रहेगी, इसको आप याद करना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको याद जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।